गृह कार्य नमो से नमः। संबंधित नमो नमः। गृह नमो कार्य नमः से महोदय। संबंधित जय किसी को जिनेन्द्र। कोई प्रश्न? नहीं, गृह कार्य के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन तो जो हमारे कातंत्र का जो आपने भेजा है उसको जुड़ने के लिए मतलब कैसे कुछ पे करना पड़ेगा हमको? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें शुल्क। तो उनको सिर्फ कॉल करना पड़ेगा? हाँ, उनको कॉल करके आप उस समूह में जुड़ सकते हैं, है ना। और आपका पूरा जो कातंत्र है वो पूरी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। हाँ हाँ जी। भैया हेलो। हाँ भैया हाँ। आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आगे? आप भी तो पढ़ा सकते हो। अब किसी को आपसे पढ़ना हो तो? अब अभी देखते हैं, अभी तो ये क्लास है, आप लोग ये ज्वाइन कीजिए, मैं पता नहीं कब पढ़ाऊँगा, जी। है ना। अभी मेरा कोई मतलब आप बंद कर रहे हो क्या पढ़ाना? ऐसा ही समझ लीजिए। तो कब से कर रहे हो? नहीं, तो कौन सी क्लास बंद हो रही है? अभी तो ये संधि का प्रकरण तो करें, है ना। इसको देखते हैं, या तो इसको मर्ज कर देंगे उसमें, कैसा करते हैं, है ना। अच्छी चल रही थी वैसे ही क्लास, सब अच्छा था, इसमें पढ़ सकते हैं हम लोग। आपका समझता ही है भैया हमको सब। हैं, क्या कह रहे हो? आपका पढ़ाया हुआ हमारे हमको समझता है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ भैया सच में करना है, अच्छे काम तो कैसे होगा क्या मालूम नहीं पड़ेगा बाबा। खैर अभी देखते हैं। तो आज हाँ, हम आप देख लेना, हम लोगों को दिक्कत नहीं है पढ़ने में, आपसे हम लोग खुश है पढ़ने में। व्यंजन संधि आज हम सभी पढ़ेंगे। व्यंजन संधि। भैया एक मिनट। हाँ बोलिए। भैया आपने जो चार्ट भेजा था, हाँ, उच्चारण वाला। आपने एक चार्ट भेजा था। हाँ नहीं, अच्छा ये उच्चारण करने के लिए भेजा था, किसको देख के उच्चारण करना है? वो मैंने उच्चारण की इंफॉर्मेशन के लिए भेजा था। अच्छा ओके, वो मैं सोच रही थी इसमें क्या करना है, आपने क्यों भेजा है? नहीं नहीं नहीं, वो इंफॉर्मेशन ठीक के लिए है। भेजा था, उस पे अभी एक दिन लगेगा, उस पे कार्य करेंगे। हाँ, कोई और भी कुछ कह रहा है? जी जी जी। भैया जो ये अघोष ना, हाँ, अघोष वाले जो रहते हैं विसर्ग संधि में, उसमें जो विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है वो मायने नहीं रखता, ऐसा है क्या? जैसे आपने विभोह ते भेजा था, तो उसमें तो ओ का अंत आ गया है, यानी विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए वो मायने नहीं रखता, विसर्ग के बाद क्या आता है वो मायने रखता है, ऐसे है ना, जितना मैं समझी हूँ। देखिए, हमने नियम क्या पढ़ा था? एक नियम तो हमने ये पढ़ा था कि आकार के परे विसर्ग हो, विसर्ग के पास घोष और अघोष दोनों के नियम पढ़ लिए थे, ठीक है। अब यहाँ जो विबोधन ते था, यहाँ पर आकार के परे विसर्ग नहीं है, ओकार के परे विसर्ग है। लेकिन हमने जो नियम पढ़ा था तेथे वाशम, तेथे वासम सूत्र पढ़ा था, सूत्र क्रमांक 97 तो उसमें विसर्ग के बाद तकार हो, विसर्ग किसके बाद है ये कोई नियम नहीं था वहां पे। और घोष अघोष वाला जो है उसमें हमने आकार के बाद विसर्ग देखा है। हाँ, माने जो अघोष अघोष ना, हाँ, अघोष में विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो वह मायने नहीं रखता ना, विसर्ग के बाद जो है वो मायने रखेगा। देखिए, यहाँ घोष और अघोष की बात नहीं हो रही, यहाँ बस इतनी बात हो रही है तेथे वासम में कि विसर्ग के बाद ता और था हो, बाकी अघोष नहीं लिए यहाँ पे, सिर्फ ता और था को लिया है। तेथे वासम सूत्र यही था ना, तो विसर्ग का यहाँ पे सा हो जाता है। हाँ, मतलब उससे पहले का अर्थ नहीं है, उसके बाद जो विसर्ग के बाद है वही बस देखना है। हाँ, तो अगर घोष या छ या ट हो। हाँ, तो ये केवल अच्छा, 6 अघोष के लिए, सारे अघोषों के लिए नहीं है, है ना।
ठीक है जी, ठीक है। अघोष तो पूरे धन्यवाद। 13 हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न जी, किसी जी। का? और कोई प्रश्न? जो होमवर्क दिया था उसमें एक मुझे नहीं समझ में आया था, कौन सा? वो मेरे को अभी बताती हूँ मैं आपको। भैया ये भक्ता नितांतम में कौन सा सूत्र लगा? किसमें? भक्ता नितांतम। भवतः नितांतम। तो यहाँ इसमें देखिए, कौन सा सूत्र लगा के आपने? हाँ, यहाँ भवतः है, भवतः के बाद क्या है? नितांतम, तो नी है, तो नी का मतलब हो गया नाधन ई, और यहाँ भवतः तो आधन आ है, तो अकार के परे विसर्ग, और विसर्ग के परे ना, ना यानी क्या हो गया? घोष, है ना? तो सूत्र कौन सा लगा? सूत्र लग गया हमारा विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष हो तो यहाँ पे अघोष वतोश्च 105 नंबर का जो सूत्र है वो लगा है। हमें समझना था कि ई पीछे आ जाएगा ना, नी के कारण थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। ई की मात्रा पीछे, भले ही उसका नोटेशन ऐसा है कि उसको आगे लिखा जाता है, लेकिन ये जुड़ा तो इसके बाद ही है ना? जी। और किसी को कोई प्रश्न? जो ये था विभोह धन ते, इसका क्या होना था वो नहीं समझ में आ रहा था। विभोस्ते, अभी उसी पे तो डिस्कस हुआ। विभो धनते, तो हमने पढ़ा था ते थे वासम, सूत्र क्रमांक 97। तो से आता है विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? सा हो जाता है, तो विभोस्ते हो गया। ये नमस्ते के जैसा होगा ना उधर? नमस्ते। हाँ बिल्कुल, नमः धन्ते, तो ता के पहले विसर्ग है तो नमः धन्ते। हाँ, ठीक है, ठीक है, नमस्ते। ठीक है। ठीक। और कोई प्रश्न? भैया ये भवता नितांतम वाला हमें पूरा हल करके बता दो, क्योंकि है ना वो पीछे नी प्लस ई आ रहा ना, तो उसका मैं नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि लास्ट में तो वही लिखा आ रहा ना, उसका वही बन रहा ना नितांतम। भव तो बस आगे समझ में आ गया कि भव तो कैसा बनेगा, विसर्ग का ऊ हो जाएगा और आ और ऊ मिलके ओ हो जाएंगे, हाँ, तो भव तो हो जाएगा। और बाकी पूरा और वैसे ही लास्ट का लिखा जो है, नितांतम है वो वैसे ही लिखा रहेगा। नहीं, तो आपने जो वो किया ना, विस्तार किया ना नी ई मात्रा का, उसका फिर उसका करना जरूरी था क्या? ऐसे लिख देते? नहीं, जरूरी नहीं था, ये आपको बताने के लिए था कि ना के बाद ही है, ओके, वही, ठीक है, इसलिए, क्योंकि थैंक यू। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? नहीं, इसमें तो घोष आएगा ना, जैसे घोष है इसलिए कुछ चेंज नहीं होगा ना, नितांतम तो वो सेम रहेगा ना। तो सेम लिखा ना नितांतम। अच्छा, वो मेरे को पूरी स्क्रीन आ रही नहीं है, ठीक है, आ गई अभी। ठीक है, आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन संधि में आते हैं हम। व्यंजन संधि क्या है? जब दो व्यंजनों का मेल हो, व्यंजन जुड़ेगा व्यंजन से,
ठीक है, व्यंजन व्यंजन से जुड़ रहा है या फिर व्यंजन जुड़ रहा है स्वर से, ठीक है, कुछ भी उससे जुड़ सकता है, तो व्यंजन संधि रहेगी, व्यंजन लेफ्ट हैंड साइड में व्यंजन रहेगा। अब यहाँ पे 68वें नंबर के सूत्र से प्रारंभ करते हैं। 68 सूत्र पेज नंबर 21 में, सॉरी 31 में। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वर्ग प्रथमा, वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का प्रथम अक्षर हो, ठीक है, इसके पश्चात क्या हो? वर्ग का प्रथम अक्षर अर्थात जो हमने 5 वर्ग पढ़े थे, कवर्ग है ना, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका प्रथम अक्षर। तो प्रथम अक्षर क्या है? का हो या चा हो या टा हो अथवा ता हो या पा हो, ये सबके प्रथम अक्षर हैं। तो वर्ग का प्रथम अक्षर हो, उसके बाद क्या हो? स्वर हो अथवा घोष हो, कुछ भी हो, ये जुड़ेगा स्वर अथवा घोष किसी से भी, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा कि तृतीयान, ये प्रथम अक्षर कन्वर्ट हो जाएगा वर्ग का तृतीय अक्षर। वर्ग का प्रथम अक्षर, ठीक है। अच्छा, ये याद रखेंगे कि जो व्यंजन होगा, जो व्यंजन संधि होगी, तो व्यंजन संधि में ये याद रखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में व्यंजन लिखा होगा, व्यंजन ही होगा, स्वर नहीं होगा। और व्यंजन की पहचान क्या होती है कि उस शब्द में हलंत होगा, नीचे हलंत लगा होगा। क्योंकि अगर ऐसा लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है पूरा, तो का अर्थ हो गया का धन आ, तो ये व्यंजनांत नहीं है, ये स्वरांत है, इसके अंत में स्वर आ गया, व्यंजनांत ये कहलाएगा कि इसके अंत में व्यंजन है। तो वर्ग का प्रथम अक्षर हो, उसके बाद स्वर या घोष हो, तो प्रथम अक्षर को क्या हो जाता है? तृतीय अक्षर हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, वाक, वाक धन अत्र, तो वाक धन अत्र, यहाँ पे क्या है? का है, का हो गया वर्ग का प्रथम अक्षर, ठीक है। अब इस प्रथम अक्षर के बाद क्या है? स्वर है। का जो है कवर्ग का प्रथम अक्षर है, तो इसके बाद क्या है? स्वर आया। तो का को क्या कर देंगे? तीसरा अक्षर कर देंगे। तीसरा अक्षर क्या होता है? का खा गा, तो का के स्थान पे गा हो गया, तो वाग अत्र, ठीक है, वाग अत्र। अब ये आ किससे मिल जाएगा? गा से, तो वागत्र हो गया। समझ में आया? जी। जो पहला अक्षर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? तृतीय अक्षर में।
तृतीय अक्षर में। ठीक है, ऐसा में च है तो उसका तृतीय अक्षर लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे च अच, धन अत्र, तो ये चा आया, तो चा के बाद क्या है, स्वर है, तो चा का तृतीय अक्षर, तो चा छा जा, ये हो जाएगा जा, तो ये जाएगा अज, धन अत्र, तो जा इससे मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अजत्र, अजत्र। भैया इसको जस्व संधि भी कहते हैं ना? कौन सी संधि? जस्व संधि। हाँ, अष्टाध्यायी में और उसमें कहते हैं। जो मतलब तीसरा वर्ण आता है तो जस्व संधि अगर लगती है तो तीसरा अक्षर ही आता है उसमें। हाँ, ठीक है। फिर प्लीज म्यूट कर लीजिए। इसकी तरफ से बहुत वॉइस आ रही है। दिक, धन अंबर, दिक धन अंबर, तो का है, का के बाद क्या है, स्वर है, तो का तीसरा वर्ण है, तो गा, तो हो जाएगा दिग धन अंबर, तो दिगंबर। समझ में आ रहा है? हाँ मैम, बहुत अच्छे से। तत् धन गच्छति, अब यहाँ क्या हो गया, ये पहला अक्षर है और इसके बाद गा आ गया। गा क्या हो गया आपका, घोष, गा है घोष, तो ता क्या हो जाएगा, तृतीय अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तद गच्छति। तो इसमें घोष या स्वर कोई भी आएगा तो भी थर्ड में तो कन्वर्ट होगा ही ना? हाँ, स्वर आए अथवा घोष आए, घोष आए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा क्यों नहीं आ रहा है? स्वर भी आ गए हमारे, घोष भी आ गए, तो क्या रह गया पेंडिंग? अघोष, अघोष, अघोष रहेगा ना। घोष में भी तो स्वर थोड़े आ ही जाते हैं ना। 13 माने 13 तो आ ही जाते हैं, 13 10 आ जाते, 13 अघोष रह गए ना। 13 घोष में जैसे आपके पास है तत् धन करोति, तो अब क्या हो गया, यहाँ ता है पहला अक्षर, इसके बाद क्या हो गया, अघोष हो गया, अघोष। तो यहाँ पे ये वाला नियम लागू नहीं होगा क्योंकि हमें घोष चाहिए था। समझ में आया? यहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ आपको? आप कह रहे थे कि क्या छूट गया? तो जो 13 घोष हैं, 13 घोष में से कुछ भी आएगा तो ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। फिर अन्य नियम यदि कोई लागू हो रहा होगा तो वह नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है?
सत धन जन, है ना, सत धन जन। एक मिनट, जी नहीं, सॉरी, सच्चित, सच्चित देखोगा मैंने। कैसा हो रहा है, सत धन आचार, आचार, सत धन आचार, तो ता का क्या हो जाएगा, दा, तो ये हो जाएगा सद और आचार, तो ये हो गया सदाचार। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार सत धन चित धन आनंद, तो यहाँ ता है, ता प्रथम अक्षर हो गया, उसके बाद स्वर है, तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, दा, तो ये हो गया चिद धन आनंद, तो ये हो जाएगा चिदानंद, चिदानंद। जगत धन ईश, ता के बाद ई है, स्वर है, तो ये दा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जगदीश, ता था दा, तृतीय अक्षर हो गया, तो ये जगदीश हो गया। दिक धन गज, तो का है, का के बाद क्या है, का प्रथम हो गया, और गा क्या है, तृतीय है, तो ये घोष है, तृतीय वर्ण है, तो का के बाद घोष है, तो का क्या हो जाएगा, का खा गा, ये भी तृतीय हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दिग गज। समझ में आया। जी। तो इस प्रकार ये पहला सूत्र व्यंजन संधि का हुआ, सूत्र क्रमांक 68, 68, वर्ग प्रथमा पदांता सरघोष वस्तु तृतीयान। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? नमोदय। भैया आपने अभी बताया था सत धन करोति, यहाँ अघोष आ गया,
घोष और सुर नहीं है तो ये नियम लागू नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति में हम लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आता है सत प्लस करोती, तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सा सूत्र लगेगा इसमें अगर बाई चांस आ गया? तो फिर आगे अगर कोई सूत्र इससे संबंधित होगा तो वो सूत्र लगाया जाएगा, उसको ऐड कर देंगे। हाँ वो तो जितने सूत्र हैं उनमें से पर अब इसमें तो कुछ, हाँ इसमें समझ में नहीं आ रहा, पर हमें कौन सा सूत्र हो, कोई होगा क्या इसमें? अभी पूरे सूत्र हुए कहाँ हैं अपने? नहीं, जो अभी अपने हुए उसमें से तो नहीं लग रहा ना इसमें उसमें से कोई सा नहीं लग रहा, उसमें से हाँ वही, क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं लग रहा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी। अभी अपन ने पढ़ा नहीं वो अभी व्यंजन संधि का एक ही सूत्र तो पढ़ा है जी भैया, है ना। अब इसके पश्चात भैया जी, हाँ घोष आएगा तो वो मुझे आधा ग आधा पूरा ग हो जाएगा क्या? क्यों होगा पूरा गा? उसमें स्वर कौन सा है? दिग्गज में ये वाला गा तो आधा ही है ना। हाँ है आधा वाला ग। हाँ और ये गज पीछे लिखा था तो ये गज पीछे लिखा हुआ है, अच्छा है ना। इसके बाद ये कह रहे हैं सूत्र क्रमांक 69 69 पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा, पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा, पंचमे पंचमांश तृतीयान नवा। क्या कह रहे हैं कि प्रथम अक्षर हो, उसके बाद अगर पंचम अक्षर है, ठीक है, प्रथम अक्षर के बाद पंचम अक्षर है, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, उसके पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर है, तो ये प्रथम अक्षर या तो तृतीय हो जाएगा अथवा पंचम हो जाएगा, ठीक है। प्रथम अक्षर के बाद यदि पंचम अक्षर है तो प्रथम अक्षर तृतीय भी हो सकता है और पंचम भी हो सकता है, दोनों आंसर पॉसिबल होंगे। कैसे? जैसे यहां दिया है वाक धनमती, ठीक है, वाकमती। तो यहाँ पे प्रथम के बाद पंचम है, माँ जो है पवर्ग का पंचम है, पा फा बा भा माँ, तो का के स्थान पे तृतीय अर्थात गा भी हो सकता है और का के स्थान पे जो कवर्ग का पंचम है गा, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों हो सकते हैं, तो इसको हम वाग्मती भी कह सकते हैं और इसको हम वांगमती भी कह सकते हैं। ठीक है, वाक धनमय, तो यहाँ क्या हो गया, ये इसका का को पंचम कर देंगे क्योंकि का के बाद पंचम अक्षर है, तो ये हो जाएगा वांगमय, वांगमय। सकल वांगमय तत्व बोधा, वाक धनमय वांगमय, ऐसे बना है। समझ में आया? इसी में क्या हो गया कि प्रथम अक्षर के बाद यदि पंचम अक्षर है तो प्रथम अक्षर के स्थान पर तृतीय अक्षर भी किया जा सकता है और पंचम अक्षर भी किया जा सकता है।
दोनों ही उत्तर सही होंगे। ठीक है, उसमें वाग्मती भी हो सकता है क्या? लिखा है ना वाग्मती। वाग्मय, वाग्मय, जैसे वाग्मय, इसमें आपने, हाँ दोनों उसमें हो भी जाएंगे। दोनों हो सकते हैं ना? हाँ, वाग्मय और वांग्मय। ठीक है, अंकित भैया, हाँ ये पंचम मयट प्रत्यय संबंधी अगर पंचम हो, हाँ, उसी अगर पे आ रहा पंचम ही होगा हूँ, उसी पे आ तो रहा ये हूँ, कैसे होगा? उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा ठीक। तो यहाँ ये हमारे ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए, दो चीज़ें हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आचार्य महाराज ने 70वां सूत्र दे दिया कि ये स्थिति बनेगी। तो उन्होंने 70वां सूत्र दे दिया, क्या? प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो जो पंचम अक्षर आ रहा है ना, सूत्र क्रमांक 69 में क्या था कि प्रथम अक्षर के परे पंचम अक्षर हो। तो प्रथम अक्षर को क्या कर रहे थे, तृतीय कर रहे थे अथवा पंचम कर रहे थे, ये दोनों संभव थे। अब वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पंचम अक्षर है, ये यदि किसी प्रत्यय का पंचम अक्षर हो, किसी प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर होगा अगर, तो क्या हो जाएगा कि अभी क्या है कातंत्र में आगे हम कई सारे प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं या उसमें विशेष अर्थ लाते हैं। तो जैसे धनवान है ना, रूपवान, तो यहाँ वान पीछे जोड़ दिया। तन्मय, संगीतमय, वह पूरा वातावरण संगीतमय था। तो संगीतमय वातावरण था अर्थात पूरे में संगीत फैला हुआ था। तो मय, पूरा नगर जलमय हो गया। तो मय, ये मय प्रत्यय लगा रहे हैं हम वहाँ पे, कहते हैं ना पूरा नगर जलमय हो गया, वहाँ ऐसा पानी आया कि सब कुछ जलमय हो गया, है ना। उसने इतना अच्छा गाया कि पूरा वातावरण संगीतमय हो गया। उन्होंने ऐसे प्रवचन दिए कि पूरा वातावरण धर्ममय हो गया। तो यहाँ क्या है, ये जो मय है ये प्रत्यय है। तो यदि ये पंचम वर्ण जो है वो किसी प्रत्यय का पंचम वर्ण है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, ये जो आपके दो ऑप्शन थे, इस ऑप्शन में ये तृतीय वाला जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, केवल पंचम होगा। इसीलिए ये सूत्र इसके बाद दिया गया। तो देखो सूत्रों का क्रम देखो, सूत्रों का क्रम क्या रहा। पहले आचार्य महाराज ने कहा कि 68वें नंबर पे उन्होंने कहा कि भैया प्रथम के बाद अगर कोई घोष आए तो प्रथम को तृतीय कर देना, है ना, यही पढ़ा था हमने। प्रथम के बाद अगर घोष आए या स्वर आए तो तृतीय कर देना। अब देखो, अब हम इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं, यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। तीनों सूत्र अब हम एक साथ पढ़ते हैं। प्रथम अक्षर इसके बाद स्वर है तो प्रथम का क्या हो जाएगा, तृतीय।
अथवा घोष है तो प्रथम का क्या हो गया, तृतीय। अब हमें ये बात ध्यान होगी कि घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, ठीक है ना। तो अब घोष में यदि तीसरा या चौथा है ना, तो ये तृतीय ही रहेगा। लेकिन अगर घोष में पांचवा है तो दो ऑप्शन हो गए कि भैया तृतीय भी कर सकते हैं या पंचम भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि माँ जो है, जितने भी पंचम अक्षर हैं वो अपने आप में क्या हैं, वो अपने आप में घोष भी हैं। तो इसीलिए पहले वाले नियम से अर्थात 68वें नियम से वो तृतीय हो रहे थे, लेकिन 69 वाले नंबर से वो पंचम भी होने लगे। अब इसमें उन्होंने कह दिया कि ये पंचम वर्ण दो प्रकार का हो सकता है, प्रत्यय संबंधी या सामान्य। तो अगर वो पंचम वर्ण किसी प्रत्यय संबंधी है तो उत्तर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पंचम ही होगा। और यदि वह सामान्य है तो तृतीय भी हो सकता है और पंचम भी हो सकता है। अर्थात जो नियम क्रमांक 70 है वो नियम क्रमांक 69 में विशेषता ला रहा है कि हमने यहाँ ये देखा था कि वाक्धनमय तो इसके दो रूप बनने थे, वांग्मय और वाग्मय। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि ये जो मय था ये प्रत्यय है। तो नियम क्रमांक 70 कह रहा है, इसके बाद एक और नियम लग गया, नियम क्रमांक 70 सूत्र क्रमांक 70 कह रहा है कि यदि वो पंचम अक्षर जो है वो किसी प्रत्यय का हुआ तो ये तृतीय वाला जो है ये नहीं होगा, केवल पंचम में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वाक्धनमय में वांग्मय अकेला बनेगा। समझ में आया? इसी प्रकार आपका एक और प्रत्यय है मात्रट प्रत्यय है। तो मात्रट प्रत्यय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी प्रत्यय है। तो जैसे हमने लिया वाक्धन मात्रम, वाक धन मात्र। अब आप अगर ये पूछोगे कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्रत्यय का पंचम है कि अन्य पंचम है, तो आगे हम प्रत्ययों के नियम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रत्यय आते हैं, तो उससे पता चलेगा। तो अब का के परे का प्रथम है तो प्रथम के परे क्या है, पंचम है। तो यहाँ पे का के स्थान पे गा भी हो सकता था और का के स्थान पे गांव भी हो सकता था। लेकिन मात्रम चूंकि प्रत्यय है तो चूंकि ये प्रत्यय संबंधी मकार है तो ये वाला जो केस है तीसरा वाला ये नहीं होगा, केवल ये होगा। तो वांग मात्र। ठीक है, समझ में आया कि ये जो पंचम वर्ण है यदि वो किसी प्रत्यय का है तो केवल पंचम ही करेंगे, और यदि किसी पंचम का नहीं है, सामान्य से पंचम अक्षर है, तो नियम क्रमांक 69 अकेला लगेगा, अर्थात तृतीय भी कर सकते हैं और पंचम भी कर सकते हैं। इसमें मात्रा जो रहेगा ना कि त्र का जो अभी आधा है वो पूरा हो जाएगा। नहीं, वो एज इट इज लिखेगा, जैसे वांग प्लस मात्रम है ना। हाँ, तो वाग मात्रम पूरा रहेगा।
केवल का के स्थान पे ग आ गया, बाकी पूरा वैसा का ही वैसा है। क्या कंफ्यूजन है आपको? कुछ समस्या जा रही है? हाँ, वो मात्रा में आएगा ना। हाँ, मात्रा में जैसे रहेगा। वांग मात जो पीछे वाला मात्रम। शब्द है वो पूरा वैसे ही रहेगा, मात्रम मात्रम ही वैसे रहेगा। मात्रा में ना। हाँ, ठीक है। वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके 3 सूत्र हुए, 68, 69 और 70। ठीक है, इसका गृह कार्य भेज रहे हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके आगे कल करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न? बोधि समाधि, परिणाम विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंता